नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के इस लाइव बैच में दिल से स्वागत, अभिनंदन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अर्चना बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत, मोस्ट वेलकम। चलिए, तो सभी लोग लाइव आ जाएं क्लास में, जो नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नर्मदा खेरादी, मोस्ट वेलकम बेटा। कल की क्लास में हमारा लास्ट डिस्कशन था एजुकेशन को लेकर। उससे पहले हम लोगों ने मनोविज्ञान की पूरी पृष्ठभूमि, चाहे वो मनोविज्ञान की प्रकृति को लेकर हो, चाहे वो उसकी शाखाओं को लेकर हो, चाहे वो उसके अर्थ और परिभाषाओं की बात हो, या फिर मनोविज्ञान की अतीत और इतिहास की कहानी की बात हो, वो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने के बाद हम पहुँचे नए टॉपिक एजुकेशन पर, नए विषय एजुकेशन पर, जहाँ पर एजुकेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वाकई ये इंग्लिश का जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा की 3 प्रकार की अवधारणाओं से बना है, जिसमें एक नाम दिया हमने एजुकेटम, जो कि लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ विकास करना या आगे बढ़ना है। और इस एजुकेटम की स्वयं की उत्पत्ति, जो कि लैटिन वर्ड है ऑलरेडी, इसकी स्वयं की उत्पत्ति एजुकेयर एंड एजुसीयर से हुई है। तो एक अवधारणा स्वयं एजुकेटम हो गई, दूसरी अवधारणा एजुकेयर एंड एजुसीयर हो गई, और तीसरी अवधारणा माय डियर्स ई प्लस ड्यूको हो गई। ठीक है ना, ई प्लस ड्यूको, अंदर से बाहर की ओर निकालना। ई का अर्थ यहाँ पर अंदर से है और ड्यूको का अर्थ यहाँ पर बाहर की ओर निकालना। बिल्कुल माय डियर उमा शंकर, नमस्कार, स्वागत सभी प्रिय विद्यार्थियों का। सुबह की क्लास का एक अलग ही मज़ा होता है, बड़ी एनर्जेटिक मूड में और बड़े अच्छे अंदाज में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोगों ने हिंदी के शिक्षा शब्द की उत्पत्ति की कहानी पढ़ी। ये जो हिंदी का शिक्षा शब्द आप देख पा रहे हैं, ये संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है बेटा? शिक्ष धातु से बना है, जिस शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसी प्रकार शिक्षा से संबंधित जो शिक्षक शब्द की उत्पत्ति की अगर हम कहानी पढ़ें, तो ये शिक्षक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से ही हुई है, लेकिन शिक्ष धातु में एक सफिक्स जुड़ता है जिसका नाम है नवुल, यानी प्रत्यय जुड़ता है जिसका नाम है नवुल। और प्यारे विद्यार्थियों, इस नवुल में संस्कृत का एक सूत्र इम्प्लीमेंट होता है जिसे युवोर नाको कहते हैं। क्या कहते हैं? युवोर नाको। उस युवोर नाको से नवुल का अक शेष बच जाता है, अक शेष बच जाता है, तब बन जाता है शिक्ष प्लस अक इज इक्वल टू शिक्षक। क्योंकि जब ए स्वर को हम आधे व्यंजन के साथ मैच करते हैं तो पूर्ण वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो बन जाता है शिक्षक। फिर हम लोगों ने शिष्य शब्द की उत्पत्ति की बात की, जो कि शिष्य भी किससे रिलेटेड है बेटा? यहाँ पर शिक्षा से ही संबंधित शिक्षक। निशा यादव, अनूप कुमार, मोस्ट वेलकम। अनामिका, मोस्ट वेलकम बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। देखिएगा, तो फिर शिष्य शब्द की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत की सास धातु से बना है, जिस सास का अर्थ शासन या नियंत्रण होता है। और वैसे भी एक शिष्य जो होता है, एक छात्र जो होता है, वो अपने टीचर्स के नियंत्रण में ही अपनी स्टडी करता है, अपना सर्वांगीण विकास को प्राप्त करता है, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर शिक्षक द्वारा ही एक शिष्य का शासन किया जाता है या एक शिष्य को मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इस कारण इस शब्द का मीनिंग, यानी इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की सास धातु से हुई मानी जाती है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ पढ़ रहे थे, और शिक्षा के वाकई प्रचलित अर्थ 2 प्रकार के जाने जाते हैं। यानी वाकई शिक्षा को हम 2 अर्थों में परिभाषित कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, पहला सामान्य और प्रचलित अर्थ जो आज इस दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, दैट इज सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। जब भी आप किसी से बात करोगे ना, यार ये पढ़ा लिखा है, ये शिक्षित है, तो इसका मतलब हम एक अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा इट मीन्स इसने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी बुकिश नॉलेज ली है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल्स किए हैं, इसीलिए
उसे कह सकते हैं हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है। ये वाकई शिक्षा का प्राचीन मीनिंग है, शिक्षा का सामान्य अर्थ है। कौन सा अर्थ है? अगर मैं कहूं तो शिक्षा की प्राचीन मीनिंग की ओर ये हमारा इंगित करता है। हम इसे क्या कह सकते हैं? प्राचीन अर्थ भी कह सकते हैं। प्राचीन अर्थ जो अब तक प्रचलित था। लेकिन आधुनिक अर्थ की बात करें, नवीन अर्थ की बात करें, तो आधुनिक अर्थ क्या कहता है? वाकई आज शिक्षा, मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे बेटा कि पहले की किताबें, यानी आपके और मेरे टाइम की जो बुक्स थी ना, सरकारी बुक्स, जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा करते थे, तो वो बुक्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। आज आधुनिक शिक्षा ने, आज मनोविज्ञान ने जैसे ही शिक्षा में एंट्री की तो कलरफुल बुक्स हो गई। बच्चों की बुक का जो फ्रंट पेज होता है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है ताकि वो बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे उसे प्यार करें, बच्चे उसे सीखें, बच्चे उसे अपने साथ रखें, बच्चे उसे सहेज कर रखें। इसी प्रकार आज हर एक चैप्टर में, पहले हमारे पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। आज आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, चाहे 5th क्लास की उठाओ, 6 की उठाओ, 7th की उठाओ, आपको देखने को मिलेगा कि हर एक बुक के हर एक चैप्टर में एक एक्टिविटी दी है। यानी आज शिक्षा कैसी हो रही है? एक्टिविटी बेस्ड हो रही है। कैसी हो रही है? एक्टिविटी बेस्ड हो रही है। तो वाकई उसका मतलब भी यही है कि बच्चों को खेल खेल में, क्रियाओं द्वारा सक्रिय अनुकूलता के साथ ज्ञान निर्माण की दिशा प्रदान की जाए। उस चैप्टर का, उस बुक का, उस अट्रैक्शन का, उस फ्रंट पेज के कलरफुल होने का और हर एक चैप्टर में बहुत सारे पिक्चर्स होने का यही अर्थ है। आप समझ लीजिएगा, आप जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में यहां पर आज एजुकेशन ने आधुनिक अर्थ, जिसका मीनिंग क्या है? परिवर्तन करना। इट मीन्स यहां पर मनोवैज्ञानिक अर्थ की बात करें तो परिवर्तन करना। इस मनोवैज्ञानिक अर्थ को ही हमने आधुनिक अर्थ नाम दे दिया। इस मनोवैज्ञानिक को आधुनिक दिया, इस आधुनिक को मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। इसलिए परिवर्तन, परिमार्जन, संशोधन और सुधार। लेकिन किस में? बालक के व्यवहार में, मानव के व्यवहार में, किसी भी जीव के व्यवहार में जो आप परिवर्तन करते हैं एजुकेशन के आधार पर होता है। मैंने आपको कल एक माँ का एग्जाम्पल भी दिया था। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आप इसको समझाने वाला हूं जो बहुत डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है। इसीलिए तो मैंने एक बात कही थी हमेशा आपको, इस लाइव क्लास का या फिर इस रिकॉर्डेड क्लास का या फिर आप यूं कहें इस ऑनलाइन क्लास का, कि ऑनलाइन का जो पढ़ाई जब स्टार्ट हुआ आफ्टर कोविड, इसका प्रचलन बहुत बढ़ा, तो बहुत सारे बच्चों को घर बैठे एक शानदार एजुकेशन मिल रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन में इससे बेहतर पढ़ाता हूं, गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, ऑफलाइन से आपकी एक नियमितता बन जाती है, एक कंटिन्यूटी बन जाती है, एक रेगुलरिटी बन जाती है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन में क्या करते हैं? गच्चा खा जाते हैं। कई बार क्या करते हैं? अरे कोई बात नहीं, आपको 8:15 बजे टाइम नहीं है, शाम को देख लेंगे यार, रात को देख लेंगे, क्लास जाएगी कहाँ, रिकॉर्डेड तो है ही। तो वाकई अच्छी बात है कि आप उस क्लास को 5 बार भी देख सकते हैं, आपके पास मौका है। लेकिन ऑफलाइन में सिर्फ 1 टाइम देख करके, 1 टाइम अपनी बुक में जो भी एग्जाम्पल नहीं होते, कहानियां नहीं होती डेली लाइफ के, कोई भी टीचर पढ़ाता है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं जो भी टॉपिक वाइज। इसीलिए, और ये तो मैं जरूरी नहीं, मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को, ये जरूरी नहीं कि मैंने जो पढ़ाया या किसी टीचर ने जो पढ़ाया कॉपी में वही सब कुछ एग्जाम में छपेगा। गलत बात है, मैं कभी नहीं मानता इस बात को। अगर मुझे इतना ही पता होता तो मैं इतनी सारी कहानियां क्यों सुनाता? डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बता देता कि ये क्वेश्चन छपेंगे। आई एम नॉट अंतर्यामी एंड ऑल्सो यू आर नॉट अंतर्यामी। हम सिर्फ मेहनत करते हैं, हम सिर्फ कंसेप्ट सीखते हैं। आज के बाद जिंदगी में आपको पता लग जाएगा कि एजुकेशन है क्या भला। आप कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे, आपने उस कंसेप्ट को सीख लिया। ये क्लास का, मेरी क्लास का पर्पज है बेटा, और वही सिखाने वाला हूं इस क्लास में। हर एक दिन, हर समय आपको मजा आएगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल मीनल, किरण, मिक्की, टिंकू, निशा, अनूप, अनामिका, उमा, नर्मदा, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सुबह सुबह प्रातःकाल की
ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपका शुभ हो, अच्छे से आप यूं ही निरंतर उन्नति करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो देखिए कंसेप्ट में सिखा, अब बात आती है यहाँ पर, ये तो हो गया इसका अर्थ और उत्पत्ति हमने पढ़ ली। अब आते हैं आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है, वो ये है, देखिए ध्यान से, कि आज हम शिक्षा की परिभाषाओं की तरफ नजर डालते हैं। शिक्षा की परिभाषाएं, जब हम शिक्षा की परिभाषाएं सीखते हैं, डेफिनेशन सीखते हैं, तो बहुत सारी बातें समझ में आने को लग जाती हैं। इट मीन्स एक तो मैंने अर्थ के आधार पर समझाने का प्रयास किया, और अब मैं सिखा रहा हूं शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशन। उससे मैं इस शिक्षा के पूरे कंसेप्ट को आपकी खोपड़ी में उतार दूंगा, निश्चित रूप से। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। ये मेरा अपना विश्वास है, दृढ़ विश्वास, कि कभी जिंदगी में शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए और आपसे कोई पूछे, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन इन परिभाषाओं को समझाने और समझने से पहले ये है, क्या आप पढ़े लिखे हैं? कैसा अजीब क्वेश्चन किया आज आपकी जिंदगी में, क्या आप पढ़े लिखे हैं? बताइए। एक क्वेश्चन है आपसे इन डेफिनेशंस को सिखाने से पहले, क्या आप पढ़े लिखे हैं? क्या आप शिक्षित हैं? तो मुझे लगता है हर एक मेरे प्यारे विद्यार्थी का आंसर यस ही आएगा। क्या आएगा? 100% यस आएगा। आप यही उत्तर देने वाले हो, यस। और वो भी कैसे? अगर आपसे कोई पूछ ले क्या आप पढ़े लिखे हैं, तो आप बड़े जोरों से कहेंगे यस आई एम एजुकेटेड, मतलब पूरे भावों के साथ, पूरी एक्टिविटीज के साथ, पूरे जेस्चर्स के साथ आप कहेंगे यस आई एम एजुकेटेड। कि सामने वाले की मजाल कैसे, जो उसने पूछ लिया। अच्छा, पीडीएफ डेली डलवा दिया करें। अच्छा अनु बेटा, यहां से पहले यानी एजुकेशन से पहले की कंप्लीट पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, जब तक पूरा एजुकेशन टॉपिक नहीं हो जाता, तो उसकी अलग अलग टुकड़ों में पीडीएफ का कोई मजा नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज छोड़ो, लेकिन एक यूनिट में अगर 4 टॉपिक है तो 4 टॉपिक्स की अलग अलग आपको पीडीएफ मिले तो उसका लाजवाब, उसका कहना ही क्या है। इसीलिए मैं खुद चाहता हूं, अदरवाइज तो डेली भी मिल सकती है आपको, लेकिन वो टुकड़ों का मजा नहीं आता। आप थोड़ी सी बड़ी तो हो जिसको आप काफी देर तक पढ़ें। अब वो छोटी सी 3 पेजेज की होगी, 4 पेजेज की होगी, तो उसको आप 2 मिनट में पढ़ के खत्म करेंगे, ऐसा नहीं। अरे आपका मन लगे पढ़ने में, आधा घंटे 1 घंटे आप बैठो उस पीडीएफ को लेकर के, ताकि आपका दिल लगे यार उस टॉपिक से सर ने ऐसे कनेक्ट किया था, ये वाली स्लाइड इससे ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो फिर एक मजा आता है। इस कारण मैं खुद चलाकर अपने हिसाब से डालता हूं, इसलिए आपकी टेंशन नहीं है बेटा। ठीक है माय डियर, चलिए। अच्छा अनूप जी हमारे कह रहे हैं बेस्ट क्लास, धन्यवाद अनूप जी, बहुत प्यारे विद्यार्थी हमारे हैं, अच्छी एफिशिएंसी है। तो आपने कहा यस आई एम एजुकेटेड। अब मैं आज इसको साबित करता हूं। अगर आपने कह दिया कि आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल से सिखाता हूं, आप किसी एक दिन एक गांव में गए, क्योंकि भारत तो वैसे भी गांवों का देश है। आज भी 70% प्लस जो जनता है वो भारत के ग्रामीण इलाकों में बसती है, भारत के गांवों में निवास करती है। सिर्फ लगभग 30% जनता के आसपास जो है वो शहरों में निवास करती है। तो आप एक गांव में गए, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, और आप एक गांव में गए तो गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आपको अपने पास बुलाया और आपसे पूछा बेटा क्या आप पढ़े लिखे हो? तो आपने उत्तर दिया यस, बड़े जोर से कहा यस आई एम एजुकेटेड। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, चलिए बेटा आप मुझे बताइएगा कृपा करके कि आप पढ़े लिखे हैं, इस बात का प्रमाण क्या है आपके पास, इस बात का सबूत क्या है आपके पास, इस बात का प्रूफ क्या है आपके पास? तो आपने कहा अरे भाई कैसी बात करते हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ा हुआ हूं। अरे क्या तुम्हारी शकल पे लिखा है क्या, ललाट पे लिखा है क्या कि तुम पढ़े लिखे हो? एक अनपढ़ व्यक्ति जो तुमसे ज्यादा अच्छा स्टाइलिश है, क्या गूगल्स पहन रखे हैं उस व्यक्ति ने, क्या हेयर स्टाइल है, बालों को आधा कलर किया हुआ है, क्या व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और शूज भी व्हाइट है, क्या बिल्कुल वो क्रीज भी नहीं टूटती,
और आप हैं कि आज सिंपल वेशभूषा में और आपसे ऐसा प्रश्न कर दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे कि यस आई एम एजुकेटेड, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरे हुलिये से, मेरे व्यक्तित्व से? अरे भाई, वहां नहीं लिखा होता। तब आप क्या करेंगे? आपसे उसने कहा, उस व्यक्ति ने, कि आप तो प्रमाण दीजिए। तो आप प्रमाण कैसे देंगे? आपके पास उस दिन डिग्री भी नहीं है, आपके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है, और आपसे जब प्रश्न किया गया जिसमें आप अपनी डिग्रीज दिखा सको, तो आप क्या करेंगे? यस, आप क्या करेंगे? थैंक यू बेटा अर्चना। ओह अर्चना, सच्ची मिच्छी, कितनी अच्छी बात बोली है, वाओ, बचपन सा याद आ गया, बेस्ट क्लास, थैंक यू सो मच बेटा। बस मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जितने भी बच्चे मेरे पास लाइव क्लास में जुड़कर पढ़ रहे हैं ना, मेरी इच्छा है और मेरा दृढ़ विश्वास, एक नंबर साइकोलॉजी में जिंदगी में कटना नहीं चाहिए। एग्जाम तो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स को ऐसे कंक्लूड करके यहां पर आपको देने वाला हूं, एक एक कंटेंट को, और मकसद मेरा सिर्फ क्लास में कंसेप्ट सिखाना है, उस बात को आपको फोकस करना है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब ऐसे वक्त पर आप क्या प्रमाण देने वाले हैं? तो आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, आप कैसे साबित करेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं? तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई आंसर नहीं होता और आप बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं। आप कहते हैं मेरा बोलने का ढंग देखो कितना अच्छा है। अरे भाई, बोलने के ढंग से क्या एक अनपढ़ व्यक्ति अच्छा नहीं बोलता? क्या हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता जो अनपढ़ हैं, क्या वो गालियां ही देते हैं? नहीं। मैं अपनी बुद्धि से पढ़ा लिखा हूं, तो क्या अनपढ़ लोगों में बुद्धि नहीं होती? क्या होती है। मेरी चाल अलग है, तो क्या वो उल्टे चलते हैं? क्या ऐसा भी नहीं है। इट मीन्स, कहने का अर्थ ये हुआ, नो डाउट, कि आपसे पूछा गया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और अनपढ़ व्यक्ति में क्या फर्क है, क्या अंतर है? वो भी आपकी तरह, उसके पास भी दो आंखें हैं, मैंने कल भी बताया था, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, बहुत अच्छा सुंदर व्यक्तित्व है, उसका हेयर स्टाइल भी आपसे ज्यादा सुंदर है, उसकी आंखें भी बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी है ना? बड़ी बड़ी मतलब डराने वाली नहीं, बड़ी सुंदर। कहते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी आंखें होती है ना, वो उतनी ही सुंदर बालिका या बालक होता है। और खासकर लड़कियों की अगर बड़ी आंखें हो, हैं, है ना? हमारी मिक्की की बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसीलिए बहुत सुंदर है। मजाक कर रहा हूं। अच्छा, और मिक्की कह भी रही है, अधिकांश पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, वो बड़े सिंपल रहते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने ये डिफरेंस किया, नहीं, इसका ये प्रामाणिक उत्तर नहीं है बेटा। अगर मान लो आप पढ़े लिखे हैं और एक अनपढ़ व्यक्ति, मैंने अब दूसरा क्वेश्चन किया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में अंतर क्या है? तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ व्यक्ति, मान लीजिए एक इंटरव्यू के दौरान वो दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पर इंटरव्यूअर मैं हूं। कौन है? मैं हूं। अच्छा, इंग्लिश में बात करेंगे। मीनल कह रही हैं बेटा इंग्लिश तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, और हमारे भारत और भारत में भी राजस्थान, भारत और भारत में भी राजस्थान, राजस्थानियों का तो बहुत हाथ तंग है इंग्लिश में। हमारे यूपी वाले बच्चों का भी बहुत हाथ तंग है इंग्लिश में। हमारे बिहारी वाले बच्चों का भी बहुत हाथ तंग है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बात करेंगे नहीं। कई लोग, हाँ मैं मान सकता हूं कुछ हद तक कि आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण ठीक हो, लेकिन ये इसका प्रॉपर डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए और एक अनपढ़ व्यक्ति गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इंटरव्यू दे रहा था तो उसका आई कांटेक्ट अपने इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डालकर वो देख रहा था। पहली बात, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वहां पर आपकी कॉन्फिडेंस की परीक्षा होती है कि आपका आत्मविश्वास कितना दृढ़ है, आपका आत्मविश्वास कितना दृढ़ है। दूसरी बात, वहां पर
जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो जैसे ही कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप हाजिर जवाबी के रूप में शानदार अंदाज में देते हो। तीसरा, आपका बैठने का ढंग बिल्कुल अलग है, आप बहुत सिस्टमेटिक वे में बैठे हुए हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी सिस्टमेटिक है। जब आपने इंटरव्यू रूम में एंट्री की थी तो आपने परमिशन लेकर एंट्री की थी। दूसरी तरफ जो अनपढ़ व्यक्ति था उसने बिना परमिशन एंट्री की, वो आके चेयर पर बिना परमिशन के चेयर को अपनी तरफ खींचा और आके बैठ गया। तीसरा डिफरेंस, वो आके बैठने के बाद अपनी टांगों को चेयर पर हिलाने लगा और इधर उधर देखने लगा। तीसरी बात, वो सज संवर कर तो बहुत अच्छे से आया था। फिर चौथा, जब उससे क्वेश्चनिंग की गई, जब उससे प्रश्न पूछे गए तो ऐसी स्थिति में उसने अपना आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के सामने फेस टू फेस नहीं किया, वो इधर उधर देख करके आंसर्स दे रहा था, भले ही वो सही आंसर दे रहा था। दीज आर द डिफरेंसेस, ये अंतर है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति में। एक एग्जाम्पल से सिखाने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है, हमारे खाने का ढंग, पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, सुनने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, ड्रेसिंग सेंस, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोगों का नहीं होता, लेकिन उनसे बहुत अलग होता है। और इसीलिए तो एक बहुत बड़े समुदाय में, बहुत बड़ी भीड़ में भी आप पहचान जाओगे कुछ एक्टिविटीज से, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज से। मैंने चेतन जब आपको पढ़ाया था, चेतना का मनोविज्ञान, वहां पर यही समझाने की कोशिश की थी कि आप समझ जाओगे कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है। दीज आर द डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि उनकी संस्कृति खराब होती है। अनूप जी धन्यवाद। ओके, चलिए ठीक है, अच्छा लगा। बहुत एक्सपीरियंस है बेटा उनके पास भी। अनूप बेटा वो मुझसे भी सीनियर है काफ़ी लंबे टाइम से, और बहुत बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने टीचिंग किया है। तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा ज़रूर फ्लो का फर्क हो सकता है, क्योंकि हम तो थोड़े खिलाड़ी हैं और रिजल्ट भी सबसे अलग देने की कोशिश करते हैं, और दिया है अब तक। पिछले 7-8 सालों से कब्जा जमा रखा है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। ओके बेटा, अच्छा, बात सही है, ठीक है। तो यहां पर शिक्षा की जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं तो ये सारी बातें समझ में आती है। अब देखिएगा, अब यहां पर आज पहली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अब स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं शिक्षा मनुष्य में सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन ही शिक्षा है। मनुष्य में सन्निहित या अंतर्निहित यानी अंदर विद्यमान। अब देखिएगा, इस परिभाषा को सीखने से और सिखाने से पहले मैं आपको शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझा देता हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा का वास्तविक अर्थ अब समझाता हूं, ताकि आप इतनी सारी रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी, ओनली मी, मेरे हिसाब से क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मी, आज के बाद लाइफ में कभी कोई चांस ही नहीं होगा कि आप कभी गलत आंसर दें। देखिए बेटा, इसका वास्तविक अर्थ कहता है हाउ टू ड्रॉ आउट द हिडन क्वालिटीज। How to draw out the hidden qualities of
individuals is called education. That's very simple meaning. क्या मीनिंग है? हाउ, देखो मैं समझा देता हूं इसको अच्छे से. हाउ, कैसे, ड्रॉ आउट, बाहर निकाली जाए, द हिडन, छिपी हुई, क्वालिटीज, योग्यता, प्रतिभा, गुण, कला, क्षमता, निपुणता, पूर्णता, कुशलता, दक्षता आदि को ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के अंदर से. इसका अर्थ ये हुआ आपके अंदर, आप व्यक्ति हैं, मैं व्यक्ति हूं, आपके अंदर, मेरे अंदर जो छिपी हुई योग्यता है, जो छिपी हुई कला है, जो प्रतिभा है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए. समझना मेरा मीनिंग क्या है. देखो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं. व्यक्ति के अंदर छिपे हुए ज्ञान, कौशल, कला, योग्यता, क्षमता, पूर्णता, दक्षता आदि को बाहर निकालकर वातावरणीय अनुकूलता प्रदान करना ही शिक्षा है. अब देखो बेटा, आपको याद होगा मैंने आपको जब उत्पत्ति पढ़ा रहा था तो एक वर्ड आया था लैटिन की तीसरी अवधारणा ई प्लस ड्यूको. क्या वर्ड आया था बेटा? ई प्लस ड्यूको का यहां पर ऑपरेशन कर दिया. ये आया था ई प्लस ड्यूको. इसका अर्थ ये था अंदर से प्लस अंदर से प्लस बाहर की ओर निकालना. ये इसका अर्थ था. ध्यान हो तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अलग से कुछ नहीं बताया. अंदर से, किसके अंदर से? व्यक्ति के अंदर से, आपके अंदर से, मेरे अंदर से. इसका मतलब ये हुआ आप पहले से ही, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है. मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, मैंने आपको कोई ज्ञान नहीं दिया. आपके पहले गुरु तो आपके माता पिता थे. पेस्टोलॉजी कहते हैं, इस बात की वकालत करते हैं. हम पढ़ेंगे इस बारे में, अभी डिस्कस करेंगे. वो कहते हैं कि आपकी प्रथम गुरु आपकी माँ थी. प्रथम विद्यालय आपका परिवार होता है और उस प्रथम विद्यालय की प्रथम शिक्षिका आपकी माँ होती है या आपके पिता होते हैं, जिन्होंने आपको खाना सिखाया, उठना सिखाया, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, चलना सिखाया, हंसना सिखाया. उसके बाद फिर आप जब स्कूल में पढ़ने गए तो बहुत सारी सीख आपको आपके गुरुजनों ने दी, आपके टीचर्स ने दी. तो आई एम नॉट योर गुरु, मैं आपका गुरु नहीं हूं. गुरु तो आपके वे थे, आपके माता पिता और आपके स्कूल टीचर्स, जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया. उस सीखने के बाद आप मेरे पास आए हो. तो आई एम ओनली एक्सपर्ट इन माई स्पेशलाइजेशन, इन माई सब्जेक्ट ओनली. मैं केवल एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं बेटा, और उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. सो आई एम नॉट योर गुरु, मैं आपका गुरु नहीं हूं. गुरु तो वो लोग थे, आपके टीचर्स वो लोग थे, बट आई एम ओनली एक्सपर्ट. मैं केवल एक्सपर्ट हूं और वो एक्सपर्ट ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. इसका मतलब आप बहुत कुछ सीखकर मेरे पास आए हैं. तो आपके पास जो पहले से विद्यमान ज्ञान है, जो आपके पास कला है, जो आपके पास योग्यता है,
अगर उस ज्ञान को, उस कला को मैं आपके अंदर से बाहर निकालकर एग्जाम के लेवल तक ले आऊं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, जिंदगी में गलती मत करना। ये क्लास, ऐसा कंटेंट या ऐसी लर्निंग मुझे लगता है हमारे टीचर्स ने भी हमको नहीं पढ़ाया। हमने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सारी मेहनत की, तब जाकर मैं अपने बच्चों को बेहतर सिखा पा रहा हूं शायद। तो बेटा मेरा कहने का मतलब समझना, आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, आप बहुत पहले से ही बहुत सारी नॉलेज है आपके पास। और शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान तो आपके पास जन्मजात है, वो तो हर व्यक्ति को आता है, हर अनपढ़ व्यक्ति को और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं कुछ नहीं, नथिंग। मैं सिर्फ आपको एग्जाम के लेवल पर जैसा पेपर आता है ना, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके उस छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर वो बाहर निकल गया, आपका छिपा हुआ ज्ञान, आपकी कलाएं अगर बाहर आ गई, आपकी छिपे हुए ज्ञान अगर बाहर आ गया, तो आप एग्जाम के लेवल पर आ जाएंगे। और एग्जाम के लेवल पर आने के बाद आप क्या हो जाएंगे बेटा, आप सिलेक्शन ले लेंगे, आप एग्जाम क्रैक कर देंगे और लोग आपको पढ़ा लिखा कहने लग जाएंगे। अभी तक तो आपको लोग पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं, अभी तक आपने बहुत सारी डिग्रियां की, आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं कहता। इवन आपके पेरेंट्स, सॉरी आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके सामाजिक लोग आपको पढ़ा लिखा नहीं मानते। अभी तो ये कहते हैं, यार पता नहीं सुबह सुबह 7 बजे कहां चली जाती है। एक दिन तो मैंने सेंट्रल पार्क में उसको एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। अभी तो ये बोलते हैं आपके पड़ोसी। और जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो वही कहने वाला पड़ोसी क्या बोलेगा, अरे बहुत मेहनत करती थी, सुबह सुबह 7 बजे कोचिंग चली जाती थी, उसके बाद 12 बजे छुट्टी होती थी, सीधे लाइब्रेरी में चली जाती थी पढ़ने के लिए। सिलेक्शन तो होना ही था। वही पड़ोसी सिलेक्शन होने के बाद ये बोल रहा है। इसीलिए तो कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा वाकई क्या है। आपके अंदर छिपे हुए ज्ञान को अगर मैं बाहर निकालकर अपने प्रयासों से, अपनी एक्सपर्टनेस से अगर उसे निकालकर एग्जाम के लेवल तक ले आऊं, इट मींस एग्जाम रूपी वातावरण के अनुकूल बना दूं, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद सारे लोग आपको पढ़ा लिखा कहने लग जाएंगे। इट्स रियल, इट्स फैक्ट। ये दुनिया का कड़वा सच है। इसीलिए शिक्षा क्या है, शिक्षित तो आप हैं, पढ़े लिखे तो आप हैं, लेकिन उस ज्ञान को बाहर निकालकर वातावरण के अनुकूल बनाना ही शिक्षा है। मिक्की थैंक यू। ओहो, एकदम सही बता रहे हो सर ये तो। अच्छा बेटा, तो मेरी बातों को समझिए मेरे बच्चे कि यही मेन चीज है कि क्या है, यही तो शिक्षा है। तो वास्तव में शिक्षा आपके पास पहले से विद्यमान है। शिक्षित आप हैं, पढ़े लिखे आप हैं, नॉलेज आपके पास है, कलाएं आपके पास हैं। कोई तो बहुत अच्छा डांसर है, कोई तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई तो बहुत अच्छा पेंटर है। लेकिन अगर कोई अच्छा कोच, अच्छा प्रशिक्षक, अच्छा टीचर, अच्छा एक्सपर्ट अगर आपकी उस प्रतिभा को बाहर निकाल दे और एग्जाम यानी परिस्थितियों यानी समाज के अनुकूल यानी उस एग्जाम के लेवल तक ले आए, तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा और लोग आपको पढ़ा लिखा कहने लग जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ आज आप जान लीजिएगा। शिक्षा क्या है? हाउ टू ड्रॉ आउट द हिडन क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। दैट्स राइट। इट मीन्स व्यक्ति के अंदर छिपे हुए ज्ञान को, उसकी कौशल को, उसकी कला को, उसकी प्रतिभा को, उसकी योग्यता को, उसकी निपुणता को, उसकी दक्षता को बाहर निकालकर एग्जाम रूपी वातावरण के अनुकूल बनाना ही शिक्षा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, उसको प्रूव करता हूं। देखिए बेटा कैसे कैसे। अब अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य में सन्निहित या अंतर्निहित पूर्णता यानी
मनुष्य में, मानव में सन्निहित जो अंदर, सन्निहित का मतलब अंतर्निहित मतलब अंदर, पूर्णता जो भरी हुई है, पूर्णता मतलब ज्ञान, प्रतिभा, कुशलता, योग्यता, क्षमता, कला, पूर्णता, दक्षता आदि जो अंदर भरी हुई है उसका प्रदर्शन, उसे बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं। मैं अकेला नहीं कह रहा, आप अकेले नहीं कह रहे, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही परिभाषा दी है। और आपको एक एग्जाम्पल सिखा दूं मेरे बच्चों कि जब हनुमान जी छोटे से बालक थे ना, बच्चे थे, तब वो सबकी मार खा रहे थे, पिटाई खा रहे थे, तो एक ऋषि ने उनको बताया, आपको पता ही होगा, जामवंत जी ने उन्हें बताया कि तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, अरे तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है कि तुम उड़ भी सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। मैं भी वही कर रहा हूं, आप लोग कमजोर नहीं हैं। हमारी मिक्की कहती रहती है कि सर मुझे कुछ नहीं आता, मतलब लोग, समाज लोग ये क्या ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, यू आर रियली टैलेंटेड। तभी तो आपने बीड़ा उठाया कि मुझे टीचर बनना है, तभी तो आपने सोचा, तभी तो आपने सपना लिया। इट मीन्स आप कैपेबल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको एक अच्छे एजुकेटर की जरूरत है, और हो सकता है गलती से या फिर ईश्वरीय कृपा से मेरी मुलाकात आपसे हुई और मैं आपको साइकोलॉजी सिखाने के लिए रेडी हो गया, और हम दोनों एक अच्छे से कम्युनिकेशन करते हुए, हम सब लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए अच्छी साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स क्लियर। बस यही सीखने का एक तजुर्बा है। यस, 100% अर्चना, सुपर बेटा। तो यही बात किसने कह दी? स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, गांधी जी। दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूं। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते हैं शिक्षा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के या मनुष्य के, कुछ भी कह दीजिएगा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। देखो बेटा क्या कहना चाहते हैं ये, इसमें 3 बातें हाईलाइट हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति शिक्षा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ओके बेटा, वेरी गुड, अच्छा लगा। ओके चलिए, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय गांधी जी के अनुसार क्या है भाई। जो लोग, जो व्यक्ति अपने शरीर की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत करे वो शिक्षित है। एक एक को तोड़कर समझा रहा हूं, आप समझना, गलती मत करना, अच्छे से सीखना है। और मेरी क्लास सुनने की क्लास है, इसीलिए तो कहता हूं मेरी ऑनलाइन क्लास का एक अलग रुतबा है, क्योंकि इसको आप बार बार सुन सकते हो। मेरी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स और कहानी, किस्सों को ही तो आपको सुनना है, वो ऑफलाइन में कभी नहीं मिलता। ये सच बोल रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन में एक बार सुनाया और आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद सारे किस्से और कहानियां भूल जाते हैं, सिर्फ कॉपी में कुछ पॉइंट्स बचे जाते हैं। और ये डेफिनेशन तो किताबों में लिखी पड़ी है, वहां से रटोगे आप, लेकिन मैं यहां पर डेफिनेशन को खोलकर समझा रहा हूं, उसका वास्तविक अर्थ तक हम जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? वही तो पढ़ना है, उसी को तो कंसेप्ट लर्निंग कहते हैं मेरी नजर में, मेरे मायने में। तो वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने की बात कर रहा हूं बेटा,
कि शरीर की अगर सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है किसी की तो वो शिक्षित है। अगर कोई मन से सर्वोत्तम रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करे वो शिक्षित है। अगर कोई आत्मा से अपने आप को सर्वोत्तम ढंग से अभिव्यक्त करे वो शिक्षित है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मन से, शरीर से और आत्मा से जो अपने आप की यानी स्वयं की अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम ढंग से समाज के समक्ष रखे, दूसरों के सामने रखे, दैट इज एजुकेटेड पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू गांधी जी। राइट, इसका मीनिंग समझिएगा। यानी अगर कोई बालक, मान लीजिए शरीर की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर बन गए और टीचर बनने के बाद आप अपनी स्कूल में पढ़ाने के लिए चले गए, और आप जब पढ़ाने के लिए गए तो बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में बैठे थे, उन्होंने गजब का वेलकम किया, आपको वेलकम तो कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों ने गौर से आपको देखा, आपकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं, आपके बाल बिखरे हुए हैं और आपकी नाक से कुछ बह रहा है। तो क्या बच्चे कल आपकी क्लास में आएंगे वापस? कभी नहीं। आपकी हाँ बेटा, अब आ गई आवाज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, डन डन डन। वापस समझाता हूं, हाँ वापस समझाता हूं। हो गई होगी, आवाज प्रॉपर हो गई है, डोंट वरी। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, अब वापस समझिएगा। भाई गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यानी गांधी जी के अनुसार शरीर की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके शरीर के अंगों का संचालन अगर बेहतर है तो आप शिक्षित हैं। तो आप क्या हैं? शिक्षित हैं। अगर आपका मानसिक दृष्टिकोण, मन की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम है तो आप शिक्षित हैं। इस परिभाषा को तोड़कर समझा रहा हूं। अगर आप आत्मिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप शिक्षित हैं। वही शिक्षा, ये गांधी जी कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। भाई शरीर की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप टीचर बन गए, ठीक है, आप टीचर बने और आप टीचर बनने के बाद आप पहले दिन अपने स्कूल में चले गए। आप पहले दिन अपने स्कूल में चले गए और आपने स्कूल में जाकर, बहुत सारे बच्चे आपकी क्लासरूम में बैठे थे, कक्ष में बैठे थे, और उस वक्त क्या हुआ कि जब बच्चे कक्षा में बैठे थे तो जाते ही बच्चों ने बहुत वेलकम दिया आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपको गौर से देखा तो आपके शर्ट के बटन खुले हुए थे,
आपके बाल बिखरे हुए थे, आपकी नाक से नोज से कुछ बह रहा था, तो क्या अगले दिन आपकी क्लास में बच्चे वापस आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझो, क्योंकि आपके शारीरिक अंगों का यानी बॉडी ऑर्गन्स का जो संचालन है, जो अभिव्यक्ति है, जो प्रेजेंटेशन है, दैट्स नॉट गुड, सो यू आर नॉट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आपको खुजली होती है, आप यहां पर खुजली कर रहे हैं, आप अपने पिछवाड़े पर खुजली कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, आपके बॉडी ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट करने चाहिए, कैसे उनकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सो आपको यही पता नहीं है तो आप शिक्षित हैं? नेवर। सो यू आर नॉट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी कहते हैं अगर आपके शरीर की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम है तो आप शिक्षित हैं। आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप टांगे उठाकर चल रहे हैं, ऐसे फेंक कर चल रहे हैं, तो बच्चे कहेंगे यार इनको तो चलना भी नहीं आता, मतलब आपको चलने का ढंग भी नहीं है, तो यू आर नॉट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी के अनुसार तो शिक्षित वो है जो अपने शारीरिक अंगों का, अपने शारीरिक हाव भावों का, अपने बॉडी ऑर्गन्स का प्रेजेंटेशन, उनकी अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत करे, दैट इज एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो यही बात सच है। तो इसका मतलब शिक्षा आपको क्या सिखाना चाह रही है, शिक्षा आपको क्या दे रही है? अरे भाई, आप अनपढ़ और पढ़े लिखे को अंतर पूछ रहे थे ना मुझसे, तो इट मीन्स आपका बोलने का ढंग, आपके शारीरिक अंगों का संचालन, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन से वी आर एजुकेटेड, यू आर एजुकेटेड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी। दूसरी बात कहते हैं मन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति शिक्षा है। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आपकी क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हैं और आप पढ़ाते पढ़ाते दो चार बढ़िया बढ़िया गालियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और तेरी तो, है ना, ऐसी गालियां आप बोलने लगते हैं, तो बच्चे कहेंगे ये पागल कहां से उठ के आ गया? अरे भाई, ये मानसिक रूप से ये ठीक नहीं है, इसकी मानसिक रूप से अभिव्यक्ति सर्वोत्तम नहीं है, सो ही और सी इज नॉट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। आपकी मन की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम नहीं है तो आप शिक्षित नहीं है, तो आप पढ़े लिखे नहीं है, ये गांधी जी कहना चाहते हैं। तो इसलिए मानसिक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे रिलेशन में, हमारे जान पहचान में या हमारे आस पड़ोस में कहीं किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम वहाँ तीये पाँचे में वहाँ पर पहुँचते हैं, और आप भी पहुँचे, हम सब पहुँचे, कुछ लोग वहाँ पर उनको सहानुभूति दे रहे थे, उन्हें हिम्मत दे रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। जो लोग रो रहे थे, जो लोग बड़े दुखी थे, जो लोग बड़े खिन्न थे, और आप वहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, आप वहां जाकर के गाने गा रहे हैं, तो लोग, चाहे आपके कितने भी खास रिलेटिव हैं, आपको वहां से धक्का देकर भगा दिया जाएगा और क्या कहा जाएगा? साला पागल है, कहां से उठ के आ गया। मतलब पागल है, मतलब आपका मानसिक दृष्टिकोण, आपकी मानसिक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम नहीं है, सो यू आर नॉट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। अरे जी, जैसी परिस्थिति, जैसी घटना, जैसी स्थिति, जैसा वातावरण, उसके अनुसार अगर आप अपनी मानसिक अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत करें, देन यू आर एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। यही तो गांधी जी ने सच कहा है। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं जरूर आ गई होगी डेफिनेशन। उसके बाद आत्मा की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम, यानी अगर आप आत्मिक रूप से सर्वोत्तम हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। कैसे? मान लीजिए एक दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई, एक दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई, 2 दिन नहीं हो पाई, कोई मुझे अर्जेंसी थी या मेरे साथ कोई घटना घटित हो गई, कोई इंसिडेंट हुआ और मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो आप जैसे 2-4 बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ गए, अरे सर हमें क्या मतलब, आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपने क्लास नहीं ली। इसका मतलब आपने मेरे भावों को,
पहचाना ही नहीं, मैंने आपके भावों को जाना ही नहीं कि आप क्यों नहीं ले पाए, क्या रीजन थे, क्या कारण थे। अरे भाई, जब आप दूसरे के भावों को पहचानो, दूसरों की संवेदनाओं को जानो और वैसा ही बर्ताव अगर सामने वाले व्यक्ति के साथ करो, इट मीन्स आप आत्मिक रूप से सर्वोत्तम अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इट मीन्स मुझे क्या समस्या है, उस प्रॉब्लम को जाने बिना ही आपने अपना पक्ष रख दिया, दैट इज नॉट आत्मिक अभिव्यक्ति इन परफेक्ट वे। तो वो आत्मा के आत्मिक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम रूप से नहीं प्रस्तुत हुई। इट मीन्स सामने वाले व्यक्ति के भावों, संवेदनाओं, संवेगों को जानते, पहचानते, समझते हुए आप उसी के अनुरूप उसके साथ बर्ताव करते हो, व्यवहार प्रस्तुत करते हो, तो इट मीन्स आप आत्मिक रूप से सर्वोत्तम अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हो। इसे ही यहां पर शिक्षा का संदर्भ या दृष्टिकोण। इसीलिए गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। अगर इन तीनों पक्षों के आधार पर एक व्यक्ति अपने आप को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, तो इट मीन्स वही व्यक्ति शिक्षित है, अदरवाइज बिल्कुल शिक्षित नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई गांधी जी की। उसके बाद अगली तीसरी परिभाषा पर हम पहुंचते हैं, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी क्या कहते हैं? शिक्षा से संबंधित शिक्षक उस दीपक की तरह होता है उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं तो जलता रहता है, स्वयं तो जलता रहता है। मुझे बहुत अच्छी डेफिनेशन लगी इनकी, जलता रहता है, परंतु दूसरों को यानी छात्रों को प्रज्वलित करता रहता है। तो गांधी जी ने एक अच्छी बात बोली कि आप शारीरिक रूप से अपने जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपका मानसिक दृष्टिकोण प्रॉपर होना चाहिए और आपका आत्मिक दृष्टिकोण प्रॉपर होना चाहिए और इनकी अभिव्यक्ति बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, वो शिक्षित है। और ये कहते हैं कि टैगोर कहते हैं, शिक्षक उस दीपक की तरह है जो स्वयं तो जलता रहता है, लेकिन खुद तो जलता रहता है, लेकिन अपनी उस जलने की उस रोशनी से दूसरों को प्रज्वलित करता है, दूसरों को रोशनी देता है। वही चीज अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता ही रहा था। हेलो, अभी तो प्रॉपर है ना आवाज? अभी तो परफेक्ट है ना? चलिए, तो हाँ, अगर अभी भी दिक्कत हो तो बता देना। अभी तो प्रॉपर आ रही है आवाज़ सबके पास। चलिए बेटा, तो देखिएगा यहाँ पर वही चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यही बात कहते हैं कि स्वयं जलता रहता है, बहुत सारे कष्ट उठाता है, लेकिन अपनी उस जलने से, अपने उस प्रज्वलन से, वो प्रज्वलन, वो रोशनी अपने बच्चों को, छात्रों को, दूसरों को प्रदान करता है। वही शिक्षक है। ये कौन कहते हैं? ये टैगोर है। उसके अतिरिक्त हम बात करें पेस्टोलॉजी की। स्विट्जरलैंड के थे
बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था इन्होंने। बाल विकास के जनक क्यों कहा गया इनको बाल विकास का जनक? क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के थे। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी की थी। साइंटिफिक स्टडी की थी बेबी एंड बायोग्राफी में, ठीक है ना, निश्चित तौर पर। तो इसी आधार पर इनको बाल विकास के संदर्भ में प्रथम वैज्ञानिक अध्ययनकर्ता होने के नाते इसका प्रतिपादक भी माना जाता है। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण में परिभाषा दी, बहुत अच्छी परिभाषा दी इन्होंने, और इन्होंने कहा मानव की आंतरिक शक्तियों का मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, कितनी अच्छी बात बोलते हैं, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मतलब समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं। बात अभी भी वही है, अभी भी नहीं बदली है। जो हमने सही मीनिंग, एक वास्तविक अर्थ जो शिक्षा का पढ़ा था वो यही था कि मानव की आंतरिक शक्तियां। अब आंतरिक शक्तियां बोले तो वही बात आ गई, यहां पर वर्ड चेंज कर दिया इन्होंने, बस आंतरिक शक्तियां कह दी। अर्थात आपके अंदर विद्यमान ज्ञान, कला, कुशलता, प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, पूर्णता, दक्षता, निपुणता, आंतरिक शक्ति आदि का स्वाभाविक अपने आप ही सामंजस्यपूर्ण, यानी परिस्थितियों के साथ, घटना के साथ, वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हुए और एवं प्रगतिशील, यानी प्रगति करते हुए बाहर की ओर प्रवृत्त होना ही, निकालना ही शिक्षा है। यही पेस्टोलॉजी का कहना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वही आती है कि आपके अंदर जो छिपा हुआ ज्ञान है, जो आंतरिक शक्तियां हैं, अरे उनका प्रगतिशील क्रम में उनका प्रदर्शन, उनको बाहर निकालना ही, उन्हें समाज के अनुकूल बनाना, उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, उन्हें एग्जाम रूपी परिस्थिति वातावरण के अनुकूल बनाना ही शिक्षा है। जब मैं तुम्हारे दृष्टिकोण की बात करता हूं तो आज मैं आपके अंदर छिपे हुए ज्ञान, छिपी हुई साइकोलॉजी को मैं कर क्या रहा हूं, सिर्फ बाहर निकालकर आपके एग्जाम के लेवल तक लाने का प्रयास कर रहा हूं, इन सभी कंसेप्ट्स की बातें करके, इन सभी कंसेप्ट्स को सिखाते हुए, और कुछ नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। इसी प्रकार जॉन एडम्स की हम बात कर लें। जॉन एडम्स अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे। अमेरिकन शिक्षा शास्त्री। जॉन एडम्स कौन है? अमेरिकन शिक्षा शास्त्री। ये कहते हैं ये क्या कहते हैं? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी मतलब बाइपोलर। प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है, तो बाइपोलर प्रोसेस। और बाइपोलर प्रोसेस में द्विमुख में कौन कौन शामिल होते हैं? यहां पर द्विमुख की बात करें तो द्विमुख में
शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी की बात करते हैं कौन? आपके जॉन एडम्स। लेकिन प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं होता, प्रश्न तो अब शुरू होता है कि जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षक है या शिक्षार्थी है? कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जॉन एडम्स के अनुसार या प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार, आप चाहें तो ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर मैं जॉन एडम्स के स्थान पर यूं कह देता कि प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा क्या होती है, तो आपका उत्तर होता द्विमुखी प्रक्रिया सर, बाइपोलर प्रोसेस इज कॉल्ड एजुकेशन। बट कौन कौन सी बाइपोलर? शिक्षक और शिक्षार्थी। तब ऐसे संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार या जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन है, तो आपका उत्तर होता शिक्षक है सर। कौन है? शिक्षक है। तो इट मींस जॉन एडम्स के अनुसार टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत की गई है। प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत की है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य पूरी तरह बदल चुका है। तो एक नोट डाल लेते हैं अपन यहां पर, और नोट में लिख लेते हैं जॉन एडम्स या प्राचीन दृष्टिकोण। के अनुसार शिक्षा का केंद्र शिक्षक है। कौन है बेटा? शिक्षक है। अब देखो यहां पर तो आपने समझ लिया शिक्षक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ आधुनिक में बाल केंद्रित आएगा, परफेक्ट है, अभी समझा रहा हूं, अभी समझिएगा, आगे बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। अब बात करें हम लोग यहां पर शिक्षक केंद्रित, इसका एग्जाम्पल से मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। आज आप देख लीजिएगा, पहले जब हम पढ़ा करते थे, हमारे टाइम की बात करें, आपके टाइम की बात करें, तो हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल्स में स्कूल का जो परिसर होता था या स्कूल की बिल्डिंग होती थी वो जर्जर अवस्था में होती थी। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, जब स्कूलिंग में पढ़ा करते थे 5th में 6th में 8th क्लास में, तो हमारे जो गांव का स्कूल था ना, वो गांव का स्कूल सचमुच, उसके रूम्स भी, उनमें गेट नहीं थे, विंडोज नहीं थी। और जब बारिश के दिनों में तो पता क्या होता था कि बारिश के दिनों में हमारी क्लासरूम में जो नीचे की फर्श होती थी जिस पर हम बैठकर पढ़ते थे, प्यारे बच्चों, वहां पर भी गड्ढे थे। मतलब वो जो सीमेंट और कंक्रीट की जो फ्लोर बनी होती थी वो भी उखड़ गई थी, वो भी निकल गई थी, तो वहां पर गड्ढे हो रखे थे क्लासरूम में। तो बारिश के दिनों में खिड़कियों से और गेट से जो पानी आता था वो उस क्लासरूम में भर जाता था। तो ऐसी स्थिति में हम बैठ तक नहीं पाते थे। ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे। लेकिन जो टीचर्स थे उनका ऑफिस रूम बहुत परफेक्ट, क्लीन, साफ सुथरा होता था। उसमें बैठने के लिए बहुत अच्छी लाइक चटाई जैसी एक फर्श नुमा, एक धागे से बनी हुई एक इस प्रकार की चटाई होती थी जिस पर वो बिछी रहती थी हमेशा। उनके लिए अच्छा कूलर लगा हुआ था, हवादार, उनके लिए सारी फैसिलिटीज थी उनके कक्ष में। लेकिन बच्चों के कक्ष में कोई फैसिलिटी नहीं थी। इवन कई बार तो हम पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ा करते थे। आप सोचिएगा, ताज्जुब करेंगे। और बैठने के लिए मेरी अपनी माँ हमें एक वाइट कलर का प्लास्टिक का एक चद्दर या एक कट्टा नुमा आता था जिसे हम अपने बैग में लेकर ले जाते थे।
और उस पर बिठाकर बैठते थे, सॉरी उस पर उसे बिछाकर बैठते थे। और अगर किसी बच्चे से दोस्ती पक्की हो जाती थी तो थोड़ा सा उसे फैला लेते थे और उसे भी बिठा लिया करते थे। ऐसी थी प्राचीन एजुकेशन। तो सारी फैसिलिटीज, उनको टाइम पर पेमेंट मिलता था, उनके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी, उनके लिए कूलर था, उनके लिए पंखा लगा हुआ था। लेकिन हमारे क्लासरूम में कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो सारी फैसिलिटीज किसके लिए थी? टीचर्स के लिए। पैसे भी बहुत मोटे मिलते थे। इट मीन्स वाकई पहले एजुकेशन कैसी थी? शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड थी। लेकिन आज की वर्तमान एजुकेशन, आधुनिक जो शिक्षा है, वो जॉन डीवी के अनुसार, अगर अब आप पढ़ें तो यहां पर आ जाता है जॉन डीवी। जॉन डीवी यू नो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे। अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे, ध्यान से पढ़िएगा। और अमेरिकन शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ प्रायोजना विधि के विचारक भी थे। प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया था और उसी के आधार पर इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया था 1920 में, 1920 में। याद रखिएगा मित्रों। तो ये वही जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, यानी आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक समय की अगर बात करें तो वो इन्हीं के समय से शुरू होता है। और ये कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, और जॉन डीवी क्या कहते हैं? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी यानी ट्राइपोलर प्रोसेस। ये परिभाषा दी। अब इसमें त्रिमुख कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। कई बार पाठ्यक्रम के स्थान पर एग्जामिनर विकल्प में वातावरण दे देता है, तो आप वातावरण कर दीजिएगा। ठीक है, कई बार ऐसा करता है। बिल्कुल ठीक है। और यहीं पर इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से जानते और पुकारते हैं। प्रगतिशील शिक्षा यही है जहां पर बालक का वास्तविक रूप में क्या होता है? प्रगति होती है, उन्नति होती है और वो अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नोट डालकर लिखेंगे अपन। नोट में लिख लेते हैं। पहली बात, आधुनिक शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के रूप में जानी जाती है। आधुनिक शिक्षा, इसे प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है, इसी नोट में हम लोग लिखते हैं कि शिक्षा का केंद्र कौन है? बालक है। ठीक है, किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत करते हैं। यानी जॉन डीवी या फिर आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है, शिक्षा की धुरी बालक है, शिक्षा के रूप में सक्रिय अधिगम करता स्वयं बालक है। अच्छा, आपको याद होगा अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम वकालत करते हैं तो निश्चित तौर पर निर्मितवादी, रचनावादी
इसे ही आधुनिक शिक्षण प्रणाली कहते हैं। आधुनिक शिक्षण प्रणाली, शिक्षण प्रणाली। इसके अंतर्गत शिक्षक तो होता है, शिक्षक की भूमिका तो क्या होती है, टीचर तो क्या होता है, केवल सुगमकर्ता होता है, सुगमकर्ता या सुलभकर्ता। फैसिलिटेटर या फिर एजेंट, एजेंट होता है। जबकि जो बालक होता है वो क्या होता है बेटा, बालक। बालक की बात करें तो बालक यहां पर क्या होता है, सक्रिय होता है, केंद्र होता है, सक्रिय होता है, केंद्र होता है, धुरी होता है। मुख्य लर्नर होता है। ओवरऑल यहां पर वही चीज हम लोगों ने इससे यहां पर इसको कनेक्ट कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत या निर्मितवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट जो मनोविज्ञानी हैं या जो विद्वान हैं, चाहे वो जीन पियाजे हों, वाइगोत्स्की हों, ब्रूनर हों, उनकी बात करें, इसे ही उन्होंने आधुनिक शिक्षण प्रणाली के रूप में प्रतिपादित किया। और आधुनिक शिक्षण प्रणाली में आज शिक्षा का केंद्र कौन है, बालक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है। और वास्तव में इसकी अवधारणा हमें प्राप्त होती है जॉन डेवी से। कहां से प्राप्त होती है, जॉन डेवी से। निश्चित तौर पर आप समझेंगे कि जॉन डेवी इस बात की वकालत करते हैं कि आज बालक शिक्षा का केंद्र है। और आज आप देख रहे होंगे, आज सारी फैसिलिटीज बालक के लिए होती है, टीचर्स के लिए तो कुछ नहीं होता, ठेंगा होता है। आज आप देख लीजिएगा, देखो बुक्स फ्री मिल रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, किसको, बच्चों को। ड्रेस फ्री प्रोवाइड कर रही है, बच्चों को। खाना फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चों को। मिड डे मील दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, बिस्किट्स दिए जा रहे हैं, चावल खिलाए जा रहे हैं, किसको, बच्चों के लिए। सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखेंगे। इट मींस सारी फैसिलिटीज बच्चों के लिए है, ताकि वो बच्चा पढ़े, संपूर्ण भारत साक्षर, ताकि उस लक्ष्य को हासिल करे। हर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, भारतीय राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भूमिका तैयार की जा सके। इस आधार पर आज शिक्षा का प्रचलन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बाल केंद्रित बन गया है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। उन त्रिमुखी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान या सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो बालक है, क्योंकि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया उस बालक के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षक तो सिर्फ एजेंट की भूमिका प्रोवाइड करता है, शिक्षक तो सिर्फ सुगमकर्ता और फैसिलिटेटर की भूमिका प्रोवाइड करता है। बाकी सब कुछ बालक को अपने वातावरण के साथ सक्रिय भूमिका में, वातावरण के साथ क्या करेगा, एक्टिव रहेगा, तो उसे ज्ञान होगा वातावरण में क्या क्या चीजें विद्यमान है, समाज उसे क्या क्या दे रहा है। जब उसने अपनी मां से कुछ शब्द सुने तो वो बोलना सीख गया। बिना सुने आप बोलना नहीं सीख सकते। इसीलिए तो कहते हैं जन्म से बहरा व्यक्ति गूंगा जरूर होता है। दुनिया में आपने आज तक जितनी उम्र जी है ना, जितने भी साल जिए हैं, उसमें आपको एक भी बालक, एक भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं मिला होगा जो जन्म से बहरा है लेकिन बोलता बहुत अच्छा है। संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए जो सुनेगा वही तो बोलेगा। अरे जिस बच्चे ने मां शब्द सुना ही नहीं तो बोलेगा कहां से, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं। अरे वो जो सुनेगा वही तो बोलेगा। तो सुनेगा कहां से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से, अपने घर से। ठीक वैसे ही ये इस बात की वकालत करते हैं कि निश्चित तौर पर आज सामाजिक परिप्रेक्ष्य ही निश्चित तौर पर उसके साथ सक्रियता ही उसे एजुकेट करती है।
अगर आप समाज के साथ एक्टिव नहीं हैं तो आप भाषाई विकास आपका नहीं होगा, आपका संवेगात्मक विकास नहीं होगा, इवन आपका मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि वाकई निर्मितवादी रचनावादी अवधारणा यही कहती है, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आपको यही बतलाता है कि सचमुच देखा जाए तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, और जिसमें तीसरा मुख यानी बालक इसमें केंद्र होता है, इसकी धुरी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये शिक्षा का अर्थ, उसकी उत्पत्ति और उसकी परिभाषाएं थी। अब हम पढ़ लेते हैं शिक्षा के प्रकार। बहुत सरल टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा 3 प्रकार की होती है बेटा। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आप जानते होंगे। कौन कौन सी? औपचारिक शिक्षा, यानी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, और तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इस प्रकार से शिक्षा के 3 प्रतिरूप होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3 टाइप्स होते हैं, याद रखना। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। बस ध्यान रखिएगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? वह शिक्षा जिसके उद्देश्य और परिस्थितियां, जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां, वह शिक्षा जिसके उद्देश्य और परिस्थितियां दोनों जिसके उद्देश्य और परिस्थितियां दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका उद्देश्य है 2024 में शिक्षक बनना, टीचर बनना, निश्चित उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य कि आप टीचर बनना चाहते हैं। परफेक्ट है, फाइनल कर लिया, सौगंध खा ली, कसम खा ली, प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, दृढ़ प्रतिज्ञ बन गए, समर्पित हो गए और ठान लिया कि शिक्षक बनना है। यह आपका निश्चित लक्ष्य हो। लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां और हैं, और वो भी निश्चित हैं, यानी सर्टेन सर्कमटेंसेस। निश्चित परिस्थितियों की जब बात आती है, इट मीन्स मान लीजिए आपको मुझसे साइकोलॉजी डिस्कस करनी है, मेरे साथ पढ़नी है, तो उसका एक निश्चित टाइम है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको आना पड़ेगा। दैट्स योर सर्टेन सर्कमटेंसेस, तो निश्चित परिस्थितियां। तो ओवरऑल हम अगर पढ़ें, अगर हम अब जानें, तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि निश्चित उद्देश्य हुआ, लेकिन उसके लिए परिस्थितियां निश्चित हैं कि भाई संजय सर से ही साइकोलॉजी पढ़नी है, तो उसके लिए आपको, जब मैं लाइव का टाइम रखता हूं, आपको आना ही पड़ेगा। दैट्स कंपल्सन, दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ में आ गए? तो निश्चित उद्देश्य और निश्चित परिस्थितियां जिसकी होती हैं, तो अब भाई निश्चित उद्देश्य और निश्चित परिस्थितियों के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? भाई स्कूल में मिलने वाली शिक्षा,
कॉलेज में मिलने वाली शिक्षा, यूनिवर्सिटीज में मिलने वाली शिक्षा आदि दुनिया भर के सभी शैक्षणिक संस्थान, इवन कोचिंग, all types of teaching institutions are provide formal education. क्लियर? आदि सभी हमारी फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स है। यही बात आपको ध्यान रखने की है, समझिएगा इन बातों को। क्लियर हुआ बेटा? तो आप ध्यान दीजिए इन चीजों को कि उद्देश्य और परिस्थितियां जिसके निश्चित हो। अब लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर आपको समझाना चाहूं तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आदि etc are the examples of formal education. That's very clear, right? Second, हम लोग दूसरी की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? बहुत सिंपल है, वह शिक्षा जिसके उद्देश्य और परिस्थितियां दोनों ही कैसे होते हैं माय डियर्स? अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। विच टाइप ऑफ? फॉर एग्जाम्पल्स, आप चलते हुए रास्ते में एक खाई में गिर गए, आपको पता था क्या? कोई निश्चित कंडीशन थी क्या? पर्पस था क्या? आपका निश्चित उद्देश्य था क्या? लेकिन आप तो गिर गए, आप तो जा रहे थे रास्ते से। तो जिसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं था, किसी का उद्देश्य होता है कि वो खाई में जाके गिरेगा? नेवर, कभी नहीं होता। लेकिन आपको सीख मिल गई। अब जब भी कभी भी आप उस रास्ते से निकलते हैं ना, बड़े संभल कर निकलते हैं। दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। आप खाना खा रहे थे, खाते खाते एक कंकड़ और पत्थर आ गया, क्या पर्पस था आपका? कोई निश्चित पर्पस था, लेकिन आपका दांत टूट गया, क्या हुआ? दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। आप उठते हुए, बैठते हुए, अपनी डेली एक्टिविटी से, रोते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, खेलते हुए, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, लेकिन वहां से आप कुछ सीख लेते हैं, आपकी दैनिक क्रियाओं से, आपके परिवार से, आपके आस पड़ोस से, आपकी मित्र मंडली से, आपके समाज से, जो कुछ आप सीखते हैं जाने अनजाने में, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, बिल्कुल पर्पस नहीं होता, और न ही उसकी कोई निश्चित परिस्थितियां होती हैं कि भाई उस परिस्थिति में जाके। एक दिन क्या हुआ, एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक दिन एक बच्चा चम्मच से खाना खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था, उसने एक महिला को, अपनी पड़ोसन महिला को देखा, वो उनके घर वो ले जाती थी उस बच्चे को खिलाने के लिए, छोटा सा बच्चा था। तो देखा कि वो पड़ोसन अपना खाना जब खा रही थी तो चम्मच का इस्तेमाल कर रही थी, चम्मच का उपयोग कर रही थी। तो उस बच्चे ने उस महिला को देखा और चम्मच पकड़ना सीख लिया। क्या पर्पस था क्या कि वो बच्चा अपनी पड़ोसन के घर पे जाके चम्मच पकड़ना सीखेगा? क्या कोई निश्चित उद्देश्य था? क्या परिस्थितियां थी कि पड़ोसन के घर पे ही जाके और उसी टाइम पर सीखना है? क्यों? वो अपने मामा के घर भी सीख सकता था, अपने स्वयं के घर भी सीख सकता था, किसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ भी सीख सकता था, अब किसी गार्डन में जाकर किसी व्यक्ति को खाते हुए देखता तब भी सीख सकता था। कोई कंडीशन थी क्या? देयर इज नो कंडीशन, एंड ऑल्सो देयर इज नो सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सो वी कैन से दिस इज इनफॉर्मल एजुकेशन। लाइक एज जो आपके अपने फैमिली, आपके आस पड़ोस, आपके मित्र मंडली, आपके डेली रूटीन के कार्यों से जो हम जाने अनजाने में सीखते जाते हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। दैट्स वेरी सिंपल। सो इसके एग्जांपल्स हम लोग कहें बेटा तो क्या होंगे? समाज, परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली आदि, या आपके दैनिक कार्य, डेली रूटीन के जो वर्क हैं, उन सभी से प्राप्त शिक्षा इसी का एग्जाम्पल है। क्लियर? उसके बाद तीसरा और लास्ट आता है अपना, प्यारे विद्यार्थियों, निरौपचारिक शिक्षा।
सिंपल, इसकी वह शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, जिसके उद्देश्य तो कैसे होते हैं बेटा, निश्चित, लेकिन जिसकी परिस्थितियां कैसी होती हैं भाई, अरे परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, अनिश्चित होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं। ऐसी उस शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। लाइक एज, उद्देश्य तो निश्चित है भाई। एक महिला एक दिन मुझे मिलती है और वो अधेड़ उम्र की महिला थी। उसने कहा, सर, संजय सर, मेरी एक इच्छा है। मैंने की, बताओ क्या इच्छा है आपकी? कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है। मैंने 12th तो पास कर लिया है, मैंने 12वीं तो कर ली है, लेकिन मुझे ग्रेजुएट होना है। क्या होना है? मुझे ग्रेजुएट होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए भाई? ठीक है, आपको ग्रेजुएट होना है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपको ग्रेजुएट होना है तो मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, आप हो सकते हैं, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकती, या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, या कॉलेज नहीं जा सकती। मैंने कहा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको कहा, आप इग्नू से फॉर्म भर दीजिए ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म भर दीजिएगा। अब जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म भरती हैं तो वहां पर यूनिवर्सिटी की कोई बंदिश नहीं है। आपका पर्पस तो निश्चित है, उद्देश्य तो निश्चित है कि आपको क्या करना है, आपको बीए करना है, ग्रेजुएट होना है, उद्देश्य तो निश्चित है, लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं है। यूनिवर्सिटी कहती है आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, घर में पढ़ो, गार्डन में पढ़ो, छत पर पढ़ो, पड़ोसियों के यहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, और भले ही मत पढ़ो, कोई कंडीशन नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन उद्देश्य तो आपका निश्चित था ना कि ग्रेजुएट होना है। दैट इज निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक वैसे ही एक एग्जांपल और देता हूं भाई, आपको रोजाना न्यूज़पेपर से 10 क्वेश्चन करंट के तैयार करने हैं। आपका उद्देश्य, पर्पस क्लियर है, आपको निश्चित फाइनल डेडिकेटेड आप कि मुझे रोजाना 10 क्वेश्चन बनाने हैं अपनी नोटबुक में। लेकिन कंडीशन कुछ नहीं है, आप सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, पड़ोसियों के यहाँ बनाओ, अरे चाय की दुकान पर जाकर वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बना लो। देयर इज नो कंडीशन, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। आप रात को बनाओ, दिन में बनाओ, छत पर बनाओ, गार्डन में बनाओ, अरे कहीं पर भी बनाओ, देयर इज नो कंडीशन। तो पत्राचार से मिलने वाली शिक्षा, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, दूरसंचार के जितने भी साधन हैं फॉर लाइव क्लास। अभी ये जो लाइव क्लास चल रही है ना, ये किस प्रकार की शिक्षा में आएगा बेटा? ये तो औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसकी पर्पज आपका फाइनल है कि आपको लाइव पढ़ना है संजय सर के साथ, तो उसका टाइमिंग कंडीशन भी साथ में है कि आप इसी टाइम पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन राइट नाउ। इट्स वेरी इजी माय डियर, अगर आप समझें तो जितने भी मीडिया के हैंडल्स हैं उनसे आपको जो भी सीख मिलती है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, राइट, उसके अतिरिक्त जितने सारे दूरसंचार के माध्यम है, उन सभी से प्राप्त शिक्षा आपकी कौन सी होगी? निरौपचारिक शिक्षा। तो एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं इसके 2-3, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं इस प्रकार। पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस शिक्षा, है ना। रेडियो टीवी, अखबार, न्यूज़पेपर्स, जो भी संचार के सभी साधन आदि, इनसे प्राप्त शिक्षा आपकी कौन सी शिक्षा होगी बेटा? निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो माय डियर्स, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत बेहतर लर्निंग की, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन का ओरिजिन समझा दिया, उत्पत्ति बता दी, एजुकेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन समझा दी। उसके अतिरिक्त आपको मैंने एजुकेशन के टाइप्स भी सिखा दिए। तो यहाँ पर आकर के, और सिर्फ सिखाए नहीं, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये सभी आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। वो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक छोटा और बड़ा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इस गलतफहमी में होते हैं कि सर मुझे तो आता है ये वाला टॉपिक, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जब सीखने और सिखाने की बारी आती है तब पता चलता है कि इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ये हमारा बेस्ट तरीका हो सकता है। सो माय डियर्स, ये आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये बात आती है कंप्लीट एजुकेशन को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद नए टॉपिक की चर्चा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इधर से